नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा। आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार टॉपिक लोकतंत्र और विधायक तंत्र। हमने लोकतंत्र को कर लिया था। लोकतंत्र का अध्ययन हमने ग्रुप में कर चुके हैं और अधिनायक तंत्र का हमारा अध्ययन चल रहा है। अधिनायक तंत्र या अधिनायकवाद, अधिनायकवाद का अध्ययन हमारा चल रहा है। तो अधिनायकवाद में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अधिनायकवाद के लक्षण। अधिनायकवाद के लक्षण कौन कौन से? प्रोफेसर न्यूमैन इसके 5 लक्षण बताइए। प्रोफेसर न्यूमैन ने इसके 5 लक्षण बताए हैं। 5 लक्षणों में क्या है? यह पुलिस राज्य होता है, यह शक्ति, अधिनायकवाद में शक्ति का केंद्रीकरण होता है, और ये सर्वाधिकारवादी एक राजनीतिक दल होता है, भू राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती। इसमें सार्वजनिक जीवन कठोर नियंत्रण होता है और नागरिकों में भय उत्पन्न करने का प्रयास होता है। 5 लक्षण प्रोफेसर न्यूमैन ने बताए हैं कि पुलिस राज्य, शक्ति का केंद्रीकरण, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल, सार्वजनिक जीवन कठोर और लोगों में भय पैदा करना। ये 5 लक्षण अधिनायकवाद के होते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने अधिनायकवाद के अनेक लक्षण बताए हैं। उन लक्षणों की हम चर्चा करते हैं दूसरे विद्वानों में। नंबर 1 आता है हमारा सर्वाधिकारवाद। अधिनायकवाद सर्वाधिकारवादी होता है। अधिनायकवाद सर्वाधिकारवादी होता है। इसका प्रमुख लक्षण सर्वाधिकारवादी है। यह अधिकेंद्रित सर्वाधिकार राज्य है। इस राज्य में समाज, राज्य, सरकार के भेदों को समाप्त कर, यानी न सरकार है, न समाज है या न राज्य है, सबकी जगह एक सर्वशक्तिमान सत्ता की स्थिति प्राप्त कर लेता है। नागरिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं होता जिस पर नियंत्रण न हो। हिटलर और मुसोलिनी के अनुसार राज्य सब कुछ था। इटली के लोगों के लिए मुसोलिनी का प्रवचन था कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। दूसरा है प्रजातंत्र का विरोध। सर्वाधिकारवादी बनता ही है जब प्रजातंत्र का विरोध करता है या लोकतंत्र का विरोध करता है। प्रजातंत्र का विरोध, प्रजातंत्र का विरोध। अधिनायकवाद तंत्र की स्थापना प्रजातंत्र के प्रति विरोधी भावना के कारण हुई थी। यह स्वाभाविक रूप से प्रजातंत्र का विरोध करते हैं। इन अधिकारों और उनके समर्थकों के अनुसार लोकतंत्र एक सड़ा हुआ शव है। संसद केवल बकवासों की दुकानें हैं। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद लोकतंत्र को घृणा की दृष्टि से देखता है। तीसरा है जो अधिनायकवाद है, एक दल, एक नेता, एक नेता और एक कार्यक्रम। एक दल, एक नेता और एक कार्यक्रम। अधिनायकवाद का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि इसमें एक दल होता है, एक नेता होता है, एक कार्यक्रम होता है। वर्तमान समय में वामपंथी और दक्षिणी पंथी दोनों ही प्रकार के अधिनायकवाद एक दलीय राज्य में विश्वास करते हैं तथा स्वयं से संबंधित राजनीतिक दल के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। अधिनायकवाद में एक ही व्यक्ति आवश्यक रूप से सर्वोच्च नेता होता है, जिसने राष्ट्रीय एकता और सम्मान के प्रति के रूप में श्रद्धा और विश्वास का पात्र माना जाता है। इस नेता को सभी बातों के संबंध में अंतिम निर्णायक शक्ति प्राप्त होती है।
और उसके शब्द भी कानून होते हैं। अधिनायकवाद के अंतर्गत शासक दल को अपना एक निश्चित कार्यक्रम होता है। नंबर 4, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुष्शत्रु। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु। आधुनिक अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति या एक दल का शासक होने के कारण राजनीतिक रूप से विरोधी को पसंद नहीं करता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु है। साम्यवाद के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्रता का शत्रु है। व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है। व्यक्ति स्वतंत्रता का शत्रु है। व्यक्ति स्वतंत्रता की विरोध करता है। दल विशेष की बात विरोध करता है। और इसके अंतर्गत हम बुजुर्ग लोगों की धारणा है फांसीवाद, नाजीवाद इसके अतीत का व्यवस्था मानते हैं। इटली के युवक संगठन मुसोलिनी का आदेश था विश्वास, आज्ञा पालना और युद्ध। हिटलर कर्तव्य, अनुशासन और त्याग को जीवन का मूल मंत्र बताता था। 5वां है जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण। जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण। जनमत के साधनों पर कठोर नियंत्रण। अधिनायकवाद जिन साधनों द्वारा जनमत का निर्माण किया जाता है, जिन साधनों द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है, जिन साधनों द्वारा सरकार बनाई जाती है, उन पर कठोर नियंत्रण करता है। और आधुनिक अधिनायकवाद का यह महत्वपूर्ण विशेषता और महत्वपूर्ण लक्षण है कि वह विचारों पर नियंत्रण रखना चाहता है और प्रचार तंत्र को प्रभावशीलता में विश्वास करता है। इस दृष्टि से जनमत निर्माण के साधनों जैसे साहित्य, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र आदि पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। प्रेस, रेडियो आदि नियंत्रण अधिनायकवाद के पक्ष में प्रचार करते रहते हैं, जिससे उनके पक्ष में जनमत बना रहता है। नंबर 6, उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। अधिनायकवाद में उग्र राष्ट्रवाद का भाव होता है शासन और जनता को अपने पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के लिए उनमें राष्ट्र के प्रति भक्ति के भाव को भड़काकर उसे चरम सीमा तक पहुंचा देती है। उनमें अपनी जाति, संस्कृति, देश और उसकी व्यवस्था का यह शोभान किया जाता है। दूसरे देशों को तुच्छ व हीन सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। नंबर 7, युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार। युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार। अधिनायकवाद में युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार का सहारा लिया जाता है। अधिनायकवाद में युद्ध और औपनिवेशिक को अच्छा माना जाता है। जब अपने राष्ट्र में अत्यधिक प्रशंसा की जाती है तो स्वाभाविक रूप से युद्ध के मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है। हिटलर और मुसोलिनी ने स्पष्ट रूप से युद्ध का प्रचार किया। हिटलर ने कहा था पुरुष के जीवन का युद्ध का ही स्थान होता है तो स्त्री के जीवन में मातृत्व का स्थान होता है। इन तानाशाही ने अपने देश में आर्थिक उन्नति और अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए औपनिवेशिक विस्तार की नीति अपनाई। मुसोलिनी ने कहा था साम्राज्यवाद जीवन का चिरस्थायी अक्षुण्ण नियम है, इटली का विस्तार होगा या अंत। यह है औपनिवेशवाद की लक्षण और विशेषताएं, अधिनायकवाद के लक्षण और विशेषताएं। नेक्स्ट है अधिनायक तंत्र के गुण। अधिनायक तंत्र के गुण।
अधिनायक तंत्र के गुण। अधिनायक तंत्र के गुणों की बात करती है तो इसमें सबसे बड़ा गुण रहता है शासन में एकता। सबसे बड़ा गुण है शासन में एकता। इससे शासन में एकता बनी रहती है। शासन में एकता सबसे बड़ा गुण है। इसमें शासन में एकता पाई जाती है। शासन एक रूपता में शासन चलता है। किसी को विरोध करने की हिम्मत नहीं होती और कोई विरोध नहीं करता। पहला गुण है शासन में एकता। शासन में एकता बनी रहती है। शासन में एक रूपता बनती है। दूसरा, शासन की कुशलता। लोकतंत्र की अपेक्षा अधिनायक तंत्र का शासन अधिक कुशल होता है, अधिक मजबूत होता है, अधिक दृढ़ होता है, अधिक स्थायी होता है। नंबर 3, उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं। उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं। तीसरा जो गुण है, उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं पाया जाता। अधिनायकवाद में उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता। चौथा है, जब देश के सामने संकट हो और संकट काल में सर्वाधिक उपयुक्त संकट काल में यह शासन सबसे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि एकता पाई जाती है, कुशलता पाई जाती है और उत्तरदायित्वों का विभाजन नहीं होता। एक आदमी ही सारी काम करता है। तो संकट काल के समय में यह शासन व्यवस्था सबसे उपयुक्त है और इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। नंबर 5, व्यवयी, यानी यह शासन व्यवस्था अधिक रूपों में विभाजित नहीं होने से, एक व्यक्ति में होने से, सर्वाधिकारवादी होने से मितव्ययी होती है, अर्थात खर्च कम होता है, पैसे की बचत होती है। अधिनायकवाद का प्रशासनिक व्यय बहुत ही कम होता है, क्योंकि न तो शासन व्यवस्था में लंबा चौड़ा प्रबंधन करना होता, न ही चुनाव आदि में धन का व्यय। नंबर 5, राष्ट्रीय भावना का जागरण। राष्ट्रीय भावना का जागरण। इस शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय भावना का जागरण होता है। अधिनायकवादी व्यवस्था राष्ट्रीय भावना जागृत करने की दिशा में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होती है। जर्मनी और हिटलर इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर हम बात करते हैं अधिनायकवाद के दोष अवगुण कौन कौन सी, दोष या अवगुण। दोष में बात करते हैं। नंबर 1 आता है विवेक और स्वतः प्रेरणा का अंत। 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 अधिनायकवादी लोगों को खाने पीने की और दूसरी भौतिक सुविधाएं दे सकता है, किंतु मानव जीवन का लक्ष्य यह नहीं है। एक भौतिक प्राणी होने के साथ साथ मानव एक विवेकशील प्राणी है। मानव जीवन एक दररेखा पर चलता है, उसे पूर्णतः राज्य के अधीन कर देना, विवेक और स्वतः प्रेरणा का अंत कर देना है मानव जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। नंबर 2, युद्ध को प्रोत्साहन। दूसरा अवगुण है युद्ध को प्रोत्साहन। अधिनायकवादी तंत्र में विस्तारवादी की नीति पाई जाती है, साम्राज्यवाद की नीति पाई जाती है। इसके कारण को प्रोत्साहन मिलता है। अधिनायकवाद का अस्तित्व उत्साहपूर्ण सफलताओं पर निर्भर करता है। जनता के मस्तिष्क को सदैव अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अधिनायकवाद युद्ध आदि कार्यों का आश्रय लेता है। वर्तमान समय में चीन और पाकिस्तान की विदेश नीति के आधार पर यह बात अधिक सफलतापूर्वक समझी जा सकती है।
नंबर 3, योग्य उत्तराधिकारी का आश्वासन नहीं। योग्य उत्तराधिकारी का आश्वासन नहीं। इस शासन व्यवस्था में अधिनायकवाद में शासन को बिना किसी प्रतिबंधों के स्थान पर पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। यह एक तथ्य है कि निरंकुश शक्ति शासन की पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। अधिनायक द्वारा अत्याचार अनाचार का मार्ग अपना लिया जाता है। कभी कभी तो ये अत्याचार सीमातीत हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि अधिनायकवाद के अंतर्गत एक व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण शक्ति होने के कारण शासन में कुशलता आ जाती है, लेकिन इस प्रकार की प्रशासनिक कुशलता केवल कुछ समय तक के लिए होती है। कुछ समय बाद स्थिति बदतर होती जाती है। अधिनायकवाद मानव स्वतंत्रता के सिद्धांत और वर्तमान समय के अनुकूल ही नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि अधिनायकवाद एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार हमने आज अधिनायकवाद को समझने की कोशिश की। अधिनायकवाद के लक्षण को 5 लक्षण में बताए। अधिकतर विभागों में जो बताए वो 7 लक्षण बताए। अधिनायकवाद सर्वाधिकारवादी है, प्रजातंत्र का विरोधी है, एक दल, एक नेता और एक कार्यक्रम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु है, जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण रखता है, वह राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार करता है। अधिनायकवाद के गुण: शासन में एकता पाई जाती है, शासन में कुशलता होती है, उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं होता, संकट काल में सर्वाधिक उपयोग है, वित्तवेग है, राष्ट्रीय भावना का जागरण है। दोष: विवेक और स्वतः प्रेरणा का होता है, युद्ध को प्रोत्साहन मिलता है, युद्ध उत्तराधिकारी मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। कल तक पढ़ते रहे।